हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज तुम्हारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी कंप्लीट एबीसीडी जो है ना वो खत्म होने वाली है। हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियो और देख ली है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात करी बेसिक एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग। सेकंड वीडियो में हमने रोकड़े पैसे की बात करी, प्रॉफिट गेन रिसिप्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल क्या होता है, डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट क्या होता है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज बिल्कुल कॉमन टर्म्स है। एक ऐसी टर्म जो कि बस चैप्टर खत्म करने के बाद से हर पेज पे तुम्हें दिख जाएगी। अकाउंट्स की पूरी किताब उठा लेना, जो टर्म्स आज अपन पढ़ेंगे उनमें से एक ना एक टर्म हर एक पेज पे आपकी पूरी किताब में मिल ही जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि मेरी स्टेशनरी की दुकान है। मेरे पास पेन है, पेपर है, कॉपी है, किताब है, रजिस्टर है, डायरी है। ये सारे मेरे लिए क्या है? क्या ये सारे मेरे लिए बेचने का सामान है? मेरे लिए उस दुकान में लगा हुआ एसी क्या है? क्या वो मेरे लिए बेचने का सामान है? नहीं। मेरे लिए बेचने का सामान वो है जिसकी मैं दुकान खोल के बैठा हूं, और उसको कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, या सिंपल भाषा में बोले तो रीसेल करने के लिए। वो सामान जिसको मैंने खरीदा सिर्फ एक मकसद से है कि मैं इसको वापस बेचूंगा, उसको कहते हैं गुड्स। मेरी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो जो एसी टीवी फ्रिज मैंने बेचने के लिए लगा रखे हैं वो सारे मेरे लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए। पर अगर उनमें से एक एसी मैंने खुद की दुकान में लगा रखा है खुद को हवा खाने के लिए, तो वो मेरे लिए गुड नहीं होगा, वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट। तो कोई भी सामान बचपन से गुड नहीं होता, बचपन से एसेट नहीं होता। आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो उससे डिफाइन होता है कि वो गुड है या एसेट। अब ये गुड्स जो वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना, हम इसको गुड नहीं बोलेंगे, इसको गुड्स ही बोलेंगे हमेशा, ताकि आप गुड और गुड्स में फर्क समझ सको। तो गुड तो गुड बैड अपन बचपन से ही करते आ रहे। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? वो सामान जो कि मैंने बेचने के लिए रखा है। फॉर एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर मान लो मेरी पाइप फिटिंग की दुकान है तो मेरे लिए गुड्स क्या है? अगर मान लो मेरी फर्नीचर की दुकान है तो मेरे लिए गुड्स क्या है? मान लो कि मैं कॉस्मेटिक्स की दुकान लेके बैठा हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? कमेंट सेक्शन में तीनों के जवाब लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुड्स का मतलब समझ गए, वो सामान जो कि मैंने बेचने के लिए रखा है, खुद यूज करने के लिए नहीं रखा, दुकान खोल के बैठा हूं और उसको बेच दूंगा। अब मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रखी है मैंने, और मेरे पास 10 आईफोन 12 प्रो मैक्स है। क्यों है? क्योंकि मुझे उनको बेचना है। तो वो जो 10 आईफोन है ना, वो मेरे गुड्स हैं। पर वो 10 आईफोन को इकट्ठा कंबाइनली मैं क्या बोलूंगा? स्टॉक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्टॉक बोलूंगा या इन्वेंट्री बोलूंगा। स्टॉक का मतलब या इन्वेंट्री का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। वो गुड्स जो मैं बेचने के लिए रख तो रखा है पर अब तक वो बिके नहीं है। तो जब तक वो नहीं बिकेंगे तब तक क्या है? वो मेरे स्टॉक में काउंट होंगे। तो आपसे पूछे साहब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड्स होते हैं। समझ में आ गया? तो वो सामान जो मैंने बेचने के लिए रखा है पर अभी तक बिका नहीं, वो मेरे स्टॉक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने 2 चेयर हैं, तो ये मेरे पास 2 चेयरों का स्टॉक है। मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, तो मेरे पास 10 कंप्यूटर का स्टॉक है। अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूं तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है, इजी है। जब जो स्टॉक है वो 2 जगह काउंट किया जाता है, या 2 तरीके का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। सादा भाषा में दुकान का शटर खोला, कितने फोन पड़े हैं, क्या कहलाएगा वो? ओपनिंग स्टॉक। कब? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझना, एक स्टॉक होता है जब दुकान का शटर खुला, और दूसरा स्टॉक होता है जब मैं रात को शटर बंद करके जा रहा हूं। उससे पहले मैंने गिना, अच्छा 10 फोन रह गए, 8 फोन रह गए, चलो बंद करते हैं। ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, एंड ऑफ करंट ईयर। अब यहां पर एक कमाल की बात समझना, आज रात को मैं जितना शटर दुकान में देख लिया, मेरे पास 8 फोन पड़े, मैंने शटर डाउन करा तो 8 फोन क्या हो गया मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। अब अगले दिन जब मैं शटर खोलूंगा
तो अगर चोरी नहीं हुई है तो मेरे को खोलने के बाद भी कितने फोन दिखेंगे? 8 ही फोन दिखेंगे। तो यानी कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा क्या? क्या बोला मैंने? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा क्या? 31 मार्च 2022 मैंने देखा मेरे पास कितना सामान पड़ा है, 8 फोन पड़े, 3 लैपटॉप पड़े, शटर डाउन कर दिया। 1 अप्रैल 2022 उतना ही सामान पड़ा है जितना रात को बंद करके गया था, उतना ही पड़ा होगा ना। तो यानी कि जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब साल की शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा है या फिर पिछले साल के अंत में जो स्टॉक पड़ा है उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? द स्टॉक दैट इज अवेलेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो पिछले साल के एंड में होगा वो इसी साल के ओपनिंग में होगा। क्लियर है? तो यानी कि ध्यान रखना, आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस करोगे ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन करोगे, तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को इस साल का ओपनिंग स्टॉक बोलना पड़ेगा। ये कोई आपको बोलने के लिए नहीं बोलेगा कि अच्छा ऐसा लिखा नहीं होगा कहीं कि अज्यूम कि पिछले साल का स्टॉक जो है वो इस साल का ओपनिंग है, नहीं बोलेगा। ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब समझो, तो मैंने गुड्स बेचे, सामान जो बेचने के रखा था उसको बेचा, कभी कैश में बेचा, कभी क्रेडिट में बेचा, यानी कभी रोकड़ा में बेचा, कभी उधार में बेचा। तो जब मैं सामान उधार में बेचता हूं, तो जब बेचूंगा तो किसी न किसी को तो बेचूंगा ना, तो वो मुझे पैसा देगा। तो उन लोगों को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। शब्द पकड़ना, ट्रेड व्यापार, व्यापार, ठीक है? व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार, धंधा। रिसीवेबल में मिलेगा, में मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो मेरे व्यापार को करने की वजह से, मेरे बिजनेस करने की वजह से मुझे भविष्य में पैसा मिलने वाला है। किन से? उन लोगों को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो सिंपल भाषा में व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड रिसीवेबल? वो पैसा जो मुझे सामान बेचकर मिलने वाला है। देखना, रिसीवेबल लिखा है, रिसीव्ड नहीं लिखा। मैं पिछली वीडियो में भी समझाया था ये बात। रिसीव्ड और रिसीवेबल, पेड एंड पेबल। पेड या रिसीव्ड, मिल गया या दे दिया। रिसीवेबल पेबल, मिलने वाला है या देने वाले हैं। तो यहां पर व्यापार में जो पैसा भविष्य में मिलने वाला है, और क्यों मिलेगा आपको पैसा? क्योंकि आपने उधार में सामान बेचा है। अगेंस्ट क्रेडिट से लिख दो यहां पे, अगेंस्ट क्रेडिट सेल। आपने उधार में सामान बेचा है, किसकी सेल करोगे? गुड्स की करोगे। देखो सारी चीजें लिंक हुई, सब चीजें के करके लिंक हो रही है। किसकी सेल करोगे? गुड्स की करोगे। गुड्स का मतलब वो सामान जो बेचने के लिए रखा। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। समझ में आ गया? अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है डेटर। डेटर अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो सिंपल भाषा में समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उधार में सामान बेचा, किसको बेचा? राम को बेचा। तो राम कहलाएगा मेरा डेटर, यानी कि वो बंदा, वो पर्सन, वो एंटिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है, वो क्या कहलाएगा? मेरा डेटर। क्या कहलाएगा? डेटर। ठीक है? मान लो राम मर गया, राम क्या हुआ? राम मर गया, तो उसका पैसा आएगा नहीं। आएगा तो छुटपुट कुछ आ जाए तो आ जाए, किस्मत है, नहीं आएगा तो मर गया। तो उसको क्या कहलाएंगे? बैड डेप्ट्स। क्या कहलाएंगे? बैड डेप्ट्स। डेप्ट्स मतलब वही उधार, बैड, गंदे हो गए, खराब हो गए, नहीं आने वाले। तो बैड डेप्ट्स मतलब इररिकवरेबल डेटर, वो डेटर जिनका पैसा नहीं आएगा। ठीक है? तो जो राम है 500 रुपए उससे लेने थे, तो वो है मेरा डेटर, वो मर गया, उसका पैसा फंस गया, तो वो कहलाएगा बैड डेप्ट्स। हो सकता है आधा पैसा आ जाए, आधा बैड डेप्ट हो जाए। ठीक है? अब सुनना, धंधा ऐसे नहीं चलता है। ये तो अपन छोटे मोटे व्यापारी है ना, दुकान वुकान वाले, तो राम श्याम नाम याद रखते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो याद रखिएगा किससे लेना, नहीं। तो वो क्या करते हैं? एक बिल बनाते हैं। क्या करते हैं? एक बिल बनाते हैं। उस बिल में लिखते हैं मैं धारक को 1000 रुपया, 2000 रुपया भविष्य में दूंगा, या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दूंगा, या 2 करोड़, 200 करोड़, 500, जितना भी देना है दूंगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देते हैं। तो यहां पर कभी कभी जो डेटर होता है वो आपको एक बिल बना के दे देता है, या आप उसको एक बिल बना के दे देते कि भाई ये तू बिल रख ले, एक बिल की कॉपी मैं रख लेता हूं, 3 महीने का मैं टाइम लेता हूं, 3 महीने बाद आप ये बिल लेकर आना और मुझसे पैसे ले जाना, या 3 महीने बाद मैं आपसे पैसे लेके जाऊंगा और बिल ले जाऊंगा वापस। ठीक है? इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल।
यानी कि एक ऐसा बिल जिसके बदले में पैसा मुझे मिलेगा। क्या? एक ऐसा बिल जिसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा, तो वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। अब मुझे मिलने वाला है तो मेरे लिए होगा रिसीवेबल, जिसको देना है उसके लिए क्या होगा? पेबल। क्या होगा? पेबल। यही अपना अगला टॉपिक है, ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल, व्यापार में पैसा आएगा क्योंकि उधार में सामान बेचा है। ट्रेड पेबल, व्यापार में पैसा जाएगा क्योंकि उधार में सामान खरीदा है। अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार में आपने सामान खरीद लिया तो इसलिए उस व्यापार के बदले आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। ये भी वही दो प्रकार के। अगर उस बंदे का नाम आप जानते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे क्रेडिट में और सामान आपने खरीदा है, तो जो क्रेडिटर है उसको पैसे चुकाने हैं आपको। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि एक तरीके से लाइबिलिटी है क्योंकि आपको पैसे चुकाने हैं। इसी प्रकार से जो डेटर है ये एक तरीके से एसेट है क्योंकि पैसा मिलेगा। तो क्रेडिटर कौन है? वो बंदा, वो एंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा है, जिससे मुझे भविष्य में पैसे चुकाने पड़ेंगे। और अगर मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता, उस व्यक्ति ने क्या करा? एक बिल बना के दे दिया, देख भाई ये बिल है, इस बिल ये बिल तेरे पास जो भी लेकर आएगा तुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये सब धंधों में होता है। क्या होता है भाई? 200 करोड़ है, अगर 200 करोड़ मैं किसी से लूंगा, है ना, और मुझे आगे किसी को पेमेंट करनी, तो ये पैसे की लेन देन की जगह हम बिल बना देते हैं कि भाई तू बिल दे दे 200 करोड़ का, और मैं ये बिल आगे दे देता हूँ। वो जिसको आगे दिखा, उसको आगे अगर 200 करोड़ का किसी को पेमेंट करा तो वो करता रहेगा। जब 3 महीने जितना टाइम यहाँ पे लिखा हुआ उतना टाइम पूरा हो जाएगा, तो आखिरी पार्टी पहली पार्टी के पास जाएगी, पेमेंट कलेक्ट कर लेगी, बीच में सबका हिसाब खत्म हो गया। बीच में क्या हो गया? सबका हिसाब खत्म हो गया। तो ये जुगाड़ करते रहते हैं ताकि अमाउंट या पैसा जो कैश होता है वो ट्रांजेक्शन से गायब हो जाए, और 3 महीने तक सिर्फ बिल ही बिल खेला जा रहा है। समझ रहे हो बात को? कि मान लो मैं हूं एक बंदा जिसको 1000 रुपए देने हैं किसी को, तो मैंने क्या करा? उसको बिल बना के दे दिया, भाई तेरा मैं 2-3 महीने बाद तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। उस व्यक्ति ने किसी और को सामान, किसी और से सामान खरीदा, उसने उसको 1000 रुपए की पेमेंट करी, पेमेंट के बदले उसने क्या? अरे बिल रख ले, 3 महीने बाद मेरे से मत लियो, उस पार्टी से ले लियो, तो अपन बीच में क्लियर हो जाए। उसने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे, तो जब 3 महीने पूरे होंगे ना, जब 3 महीने पूरे होंगे, तो मेरे पास जो व्यक्ति बिल लेकर आएगा मैं उसको 1000 रुपए दे दूंगा, बिना सोचे कि ये मेरा किसका है, उसका है, इसका है, राम श्याम मोहन कुछ नहीं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिल पेबल, यानी कि ऐसा बिल जिसके बदले में आपको चुपचाप पेमेंट कर देनी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो सेकंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्काउंट। अब सर डिस्काउंट तो बड़ी बच्चों वाली बात है, बिल्कुल वही है, पर दो प्रकार का होता है डिस्काउंट, ध्यान से समझना। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों को मतलब समझना। एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं। मैं गया स्टेशनरी की दुकान के पास, मैंने उससे बोला भाई पेन चाहिए। क्या बोला? पेन चाहिए। कितने रुपए का पेन है? ये चलो फैक्ट्री में चलते, दुकान वाला मेरी डिमांड पूरी नहीं कर पाया। कितने रुपए का पेन है? 10 रुपए का। मैंने कहा पेन चाहिए, बोले ठीक है 10 रुपए का पेन है, ले लो। मैंने नहीं, 1 लाख यूनिट पेन चाहिए। मैंने क्या बोला उसको? 1 लाख यूनिट चाहिए। कितनी चाहिए? 1 लाख यूनिट ऑफ पेन, यानी कि 10 लाख का ऑर्डर हो गया मेरा। बोला अच्छा 1 लाख यूनिट चाहिए, कब चाहिए? मैंने कहा जितनी जल्दी आप दे दो। तो ठीक है फिर आपको मैं 9 रुपए में दे दूंगा। कितने रुपए में दे दूंगा? 9 रुपए। सुनना मेरी बात, क्या पेन 10 रुपए में कभी बिका? नहीं बिका। मैं अगर किसी फैक्ट्री के पास जा रहा हूं और मुझे बता रहा साहब 10 रुपए का पेन है, तो वो पेन उसको तो 10 रुपए का नहीं पड़ रहा होगा, वो तो मुझे खुद का प्रॉफिट जोड़ के ही बेचेगा ना। हो सकता है उसको 5 रुपए का पड़ रहा हो, 6 रुपए का पड़ रहा हो, 7 रुपए का पड़ रहा हो। उसने मुझे रैंडमली बोला भाई देखो 10 रुपए का है। मैंने कहा 1 लाख यूनिट लूंगा मैं। उसने बोला एक काम करो यार 9 में ले लो। तो मुझे एक चीज बताना, जो हमारा फैक्ट्री का ओनर है उसको तो वो पेन 6 रुपए में पड़ा था, उसने मुझे 9 रुपए का भाव कोट करा क्योंकि मैं बड़ी क्वांटिटी दे रहा था। इन दोनों बातों में कहीं 10 रुपए बीच में आए क्या? कभी वो पेन 10 रुपए का बना क्या? नहीं बना, कभी भी नहीं बना ना। वो तो बस बोल दिया भाई देखो एमआरपी 10 है तो 10 में दे दूंगा। बोले 1 लाख, चलो चलो आपको 9 में दे देते हैं।
एमआरपी पे तो उस व्यक्ति ने नहीं खरीदा होगा, फैक्ट्री वाले ने, उसने तो सस्ते में बनाया होगा। तो फैक्ट्री वाले के लिए वो पेन हमेशा से 6 रुपए का था। उसने मुझे कितने में बेचा? 9 रुपए। 10 रुपए तो बात में बात बन गई। तो वो डिस्काउंट जो बार्गेनिंग करते समय बनता है, वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेज व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वैल्यू। जब आप एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो थोड़ा पर यूनिट प्राइस को कम कर देता है एमआरपी से, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब समझना, जो वैल्यू ऑफ एमआरपी है 10 रुपए है, वो किसी के लिए नहीं है। फैक्ट्री वाले के लिए 6 रुपए में बना था, आपको उसने 9 में बेच दिया। 10 की तो बात बाद में आएगी, एमआरपी कहां लिखता? कोई भी नहीं लिखता एमआरपी। इस दुकानदार से पूछो, साहब एमआरपी पे बेचते हो क्या? पागला है क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? एमआरपी पे कौन बेचता है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। अब ये चीज समझना, 6 में बना, 9 में बेच दिया, 10 की कहीं बात ही नहीं आई। जब 10 की कहीं बात ही नहीं आई है, तो मैं 10 रुपए कहीं भी लिखूंगा नहीं। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी अलग से मेंशन नहीं किया जाता है। आप डायरेक्टली 9 रुपए से ही सारे काम करोगे, आप 10 रुपए को कहीं भी नोट डाउन नहीं करोगे। सेल आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, यानी कि नो डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। आप डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे डिस्काउंट के आगे? कि साहब वो तो 1 लाख यूनिट ले रहा था इसलिए 1 रुपया कम कर दिया, तो नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे भाई? सीधा उसने खत्म, 9 रुपए में ले लिया, सब खत्म हो गई बात। अब समझो, हो गया 1 लाख पेन पहुंच गए, मैंने उसको लिख दिया भाई 3 महीने बाद पेमेंट आपको मिल जाएगी। अब जो मेरा फैक्ट्री वाला था, इसको जरूरत पड़ गई पैसे की। कब? 1 महीने बाद। इसने सबको फोन लगाया, भाई पैसे कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा। इसने मेरा पास फोन आया, सर वो पैसे। मैंने कहा 3 महीने बोला ना, अभी तो 2 महीने बाद। सब अर्जेंसी है। क्या? बोला अर्जेंसी। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, अर्जेंसी सबको पड़ती है। ठीक है, काम कर, मैं तेरे को आज ही कैश दे दूंगा, पर एक शर्त है, 9 लाख रुपए मैं तुझे कैश नहीं दूंगा, मैं तुझे 8.5 लाख रुपए कैश दूंगा। यानी मैं तुझसे 50,000 का और डिस्काउंट मांग रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे अभी इंस्टेंट कैश पेमेंट कर रहा हूं। अभी इंस्टेंट कैश पेमेंट कर रहा हूं, तो 50,000 का डिस्काउंट दे, तो मैं तेरे को अभी अपफ्रंट पैसे देता हूं, वरना 2 महीने बाद दे देना। तो यहां पर क्या होगा? अब उसको गम लगेगा, तो वो लिखेगा कि भाई 9 लाख रुपए मुझे इस पार्टी से वसूलने थे, पर 50,000 रुपए का मुझे इसको मजबूरन क्या देना पड़ गया? डिस्काउंट, क्योंकि मुझे अर्जेंसी में पैसे चाहिए थे। जो बचा 8.5 लाख रुपए, वो रिकवर होगा। आप बोलोगे सर वो डायरेक्टली 8.5 लाख रुपए क्यों नहीं लिखा? ये भी तो एक बात है, सारे डायरेक्ट 8.5 लिख देता तो डिस्काउंट की बात ही नहीं आती। उसने 8.5 लाख डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि 9 लाख रुपए वो पहले अपनी किताबों में लिख चुका है। जब 1 महीने पहले उसने सामान बेचा होगा ना, उसको 9 लाख रुपए के पेन बेचे होंगे ना, तो उसने लिख दिया होगा कि भाई राम को 9 लाख रुपए के पेन बेचे। अब जब कैश वसूल कर रहा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो उसको मिल रहा है 8.5, तो उसको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई 9 के बदले 8.5 आई, क्योंकि 50,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो कि टाइमली पेमेंट के लिए किया जाता है, और ये जो है ये खर्चे की तरह काउंट किया जाएगा, क्योंकि भाई 50,000 रुपए का मेरे लिए क्या हो गया? नुकसान। ऐसे बहुत लोग होते हैं जीवन में। हमारा एक मित्र है, वो जाएगा किसी, मेरे को जाना ही पसंद नहीं उसके साथ, वो जाएगा किसी दुकान पे, भैया फॉर एग्जाम्पल अपने घर के लिए मान लो उसको एक घंटी लेनी है, पहुंच ना वो इलेक्ट्रॉनिक बेल, तो मान लो चला गया, भाई कितने की? 12,000 की। अरे नहीं नहीं भैया, बार्गेनिंग 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 करके उसने आधा घंटा पचा दिया, बोले 10,500 ले जाओ। बोले ठीक है चलो लगाओ, आप लगाओ। उसने 2 दिन में लगा दी वो घंटी। पेमेंट की बारी आई, वो बोला भैया और बताओ। अब बोले 1,500 रुपए पहले कम करा चुका। बोले नहीं यार भैया, वो तो चलो हो गई बात, अभी यहाँ पे रोकड़ा बताओ। तो फिर रो मर के वो 10,300 में हिसाब क्लियर कर देता है। उसने 2 प्रकार का डिस्काउंट ले लिया, एक तो 1500 का जब सौदा करने गया, और दूसरा जब पेमेंट की बात आई तो 200 रुपए और कम कर दिए। तो उसने ट्रेड डिस्काउंट भी लिया और कैश डिस्काउंट भी लिया। समझ में आ गया? दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट में नेट वैल्यू दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट में से शो करना पड़ता है कि 9 लाख था, 50,000 का डिस्काउंट पड़ा और 8,05,000 में सौदा डन हो गया। ठीक है, चलो अब आखिरी टर्म की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल, भाई मेरा आईफोन खो गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह पड़ा हुआ है,
तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलो ये रहा, ये है एप्पल की सीरीज 6, ठीक है। इसको मैंने खरीदा था आज से 2 साल पहले। कितने में खरीदा था? करीब 44,000 में। मैं आज इसको बेच रहा हूं, आप कितने में लेंगे? सिंपल क्वेश्चन। 44,000 में मैंने इसको खरीदा, आप कितने में लोगे? 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 40,000? खैर 44 में लो ना यार, सस्ते में क्यों ले रहा है? तो तू क्या बोलेगा? देख भाई, बात सिंपल है, 2 साल आपने इसको इस्तेमाल करा है, और सर जब आपने इस्तेमाल करा है तो ये पुरानी हो गई है, सेकेंड हैंड हो गई है। तो बात बड़ी सिंपल है कि जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से वो चीज कैसी हो जाती है? सेकेंड हैंड हो जाती है, या समय के साथ पुरानी हो जाती है, या समय के साथ ऑब्सोल्यूट हो जाती है। तो उस ऑब्सोलेट होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, और उस कमी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉर इंस्टेंस 44,000 की मैंने घड़ी खरीदी सन 2000 मान लेते 21 में। आज 2023 में, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वो आपकी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 30,000 रुपए में आप ये घड़ी लेने को मुझसे तैयार हैं, तो जो 14,000 रुपए का आपने डिस्काउंट मांगा ना, वो कहलाता है इस चीज का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, ठीक है। आप पढ़ोगे डेप्रिसिएशन, शायद 17वां या 16वां नंबर का चैप्टर है आपकी किताब का, तो वो जरूर पढ़ेंगे। और वो सबसे मुश्किल चैप्टर कहलाता है, क्योंकि लोग इसको ढंग से समझ नहीं पाते, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझ गए। तो जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, जिनको यूज करने की वजह से उनकी वैल्यू डिग्रेड होती है, उसको डेप्रिसिएशन के नाम से लिखा जाता है। ये डेप्रिसिएशन भी एक टर्म है जो बनाई गई है धंधे वालों की तरफ से, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस काउंट करते हैं। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, और खर्चे का मतलब टैक्स कम करने में ये काफी मदद करता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर आपका हो गया है समाप्त। इस चैप्टर का टेस्ट लेते चलो, क्या बोलते हो, टेस्ट ले? तो जितने भी लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर का टेस्ट हो, तैयार हो जाए, क्योंकि कल या परसों मैं इसके बारे में भी अनाउंस कर दूंगा। एक बढ़िया सी जगह, एक शानदार से सेटअप पे आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, जैसा आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। हम एक ऐसा सेटअप डिजाइन कर रहे हैं जिसपे मजा आएगा आप लोगों को टेस्ट देने में, ठीक है। तो एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, इससे ज्यादा टेंशन नहीं देंगे आपको, बहुत स्कूल वाले वैसे ही टेस्ट लेते रहते तुम्हारे, ठीक है। तो ध्यान रखें, कल या परसों में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। एट द एंड ये देख लो, ऐसा तुम्हारा अकाउंट बनता है। कुछ नहीं, डरा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही देख लो, बस थोड़ा याद आ जाए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसको डिटेल वीडियो अपन कल या नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। कल नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैसा है आपका नया चैप्टर, या तो आगे बढ़ेंगे या थोड़ा सा पीछे का गियर डालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कोई दिक्कत हो परेशानी जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अनअकैडमी पे पेड प्रीमियम क्लासेस पढ़ना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनकी डिटेल्स में आने वाले समय में आपको दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी जरूर बताएं। कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।